टू एवरीवन। बच्चों, आज आप लोग क्लास 9 हिस्ट्री लेसन नंबर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। आज की टॉपिक है उथल पुथल का समय। और इस टॉपिक में आप 1905 में जो रूस में क्रांति हुई थी उस क्रांति के बारे में देखेंगे कि किन परिस्थितियों में 1905 की क्रांति हुई थी। तो बच्चों, रूस एक निरंकुश राजशाही था, यानी कि जो वहाँ का शासक जार था, जार निकोलस द्वितीय, उस पर वहाँ की राष्ट्रीय संसद का भी कोई नियंत्रण नहीं था, यानी वो बिल्कुल निरंकुश था। और उदारवादियों ने इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। और 1905 की क्रांति के दौरान उदारवादियों ने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों, इन दोनों संगठनों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया, उनको तैयार किया। और उसी क्रांति के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों, पोलैंड में जो राष्ट्रवादी थे उनका, और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जो जदीदी हुआ करते थे, जो उदारवादी मुसलमान हुआ करते थे, उनका समर्थन इन लोगों को प्राप्त हो गया। और उसी मज़दूरों के लिए जो 1904 का साल था वो बहुत ही ख़राब था, बहुत ही बुरा था। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ी, इतनी तेज़ी से बढ़ी कि मज़दूरों के वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। अब आप वास्तविक वेतन में 20% तक गिरावट की बात को समझिए कि वास्तविक वेतन क्या होता है। यह इस बात का पैमाना होता है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। तो उनके वास्तविक वेतन में 20% की गिरावट आई। और उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में नौकरी से निकाल दिया गया, तो मज़दूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। और अगले कुछ ही दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मज़दूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने के लिए, वेतन में वृद्धि करने के लिए और उनके कार्य स्थिति में, जीवन में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। तो यहाँ पर एक प्रश्न भी है कि क्रांतिकारियों की क्या मांगें थीं। तो क्रांतिकारियों की मांगें अब आपको क्लियर हो गई कि वे चाहते थे कि काम के घंटे घटाए जाएं, वेतन में वृद्धि की जाए, उनके कार्य स्थिति में सुधार किया जाए। इसी दौरान पादरी गैपांग के नेतृत्व में मज़दूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, यानी जो जार का महल होता है उसको विंटर पैलेस कहा जाता है, तो विंटर पैलेस के सामने पहुंचा मज़दूरों का जुलूस। तो पुलिस और कोसेक्स जो गार्ड थे वहाँ, उन्होंने मज़दूरों पर हमला बोल दिया। और इस घटना में 100 से ज़्यादा मज़दूर मारे गए और 300 के आसपास घायल हो गए। तो इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार, ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। और 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना के साथ हुई थी। तो जब जो है कि 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए, 300 घायल हो गए, तो पूरे देश में हड़तालें शुरू हो गईं। और जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, तो विश्वविद्यालय भी बंद हो गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने
संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस यानी कई जो है कि संगठनों का संगठन की स्थापना कर दी। और 1905 की क्रांति के दौरान जार ने जब देखा कि इतनी उथल पुथल मच गई है, पूरे देश में लोग हड़तालें कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, तो उसने जो है एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, तो ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी कि अब हम इसी संसद या ड्यूमा के परामर्श से कोई निर्णय लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन 75 डेज के भीतर और दूसरी बार जब ड्यूमा बनी तो 3 महीने के भीतर ही बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में भी फेरबदल किया और तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी नेताओं को भर डाला जो कि उसके समर्थक थे। अब हम लोग दूसरी टॉपिक देखते हैं कि पहला विश्व युद्ध और रूसी समाज, जो रूसी साम्राज्य था, उस पर क्या असर पड़ा और पहले विश्व युद्ध ने किस तरह से वहाँ पर एक नई क्रांति को जन्म दिया। इस टॉपिक में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले विश्व युद्ध के बारे में देख लेते हैं कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ और क्यों हुआ, इसको पहला विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है, इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। फिर हम लोग इसका संबंध रूसी साम्राज्य से स्थापित करेंगे। तो 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया था। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की था, जिसे केंद्रीय शक्तियां कहा गया, और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस था। इटली और रोमानिया इस खेमे में बाद में शामिल हुए। तो इन सभी देशों के पास चूँकि विश्व के दूसरे हिस्सों में भी उपनिवेश थे, इसलिए यह युद्ध सिर्फ यूरोप में ही नहीं लड़ा गया बल्कि दूसरे देशों में भी लड़ा गया, क्योंकि इनकी सरकारें, इनका शासन जो है विश्व के दूसरे विदेशों में था, तो वहाँ भी युद्ध चला। इसीलिए इसको जो है कि पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। तो जो साम्राज्यवादी विस्तार की इनकी लालसा थी इन देशों की, जो कि पूरे विश्व में अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, उसी के कारण मुख्य रूप से इनके बीच युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को शुरू में तो रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध खिंचता गया, लंबा होता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। अब इसका क्या परिणाम निकला कि युद्ध के लंबे खिंच जाने के कारण जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेत्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन शब्द है। और जरीना, जार की पत्नी या महारानी जरीना थी, वो अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, ख़ास तौर से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अधिक अलोकप्रिय बना दिया। यानी जो जार की पत्नी जरीना थी, वो रासपुतिन नामक एक सन्यासी के बस में थी। सन्यासी के कहने पर जो है कि वो कोई भी निर्णय लेती थी, या यूँ कहिए कि सन्यासी का प्रभाव रासपुतिन पर था। जो सन्यासी रासपुतिन था, उसका प्रभाव जरीना पर था, जार की पत्नी पर। और जो जरीना थी
वह जो है कि जार के प्रशासन को प्रभावित करती थी। तो इस तरह से उसका जो है कि जो शासन था, उसकी जो राजशाही थी, वो और अलोकप्रिय बन गई और बदनाम हो गई। अब आइए देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। अब पूर्वी मोर्चा क्या हुआ, इसको भी समझ लीजिए आप। पूर्वी मोर्चे पर जो है कि रूस था, जो कि जर्मनी से युद्ध कर रहा था, लड़ रहा था। और पश्चिमी मोर्चे पर जो है कि फ्रांस, उधर इंग्लैंड, ये सब देश थे। तो पश्चिमी मोर्चे पर जो फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयाँ थीं, वहाँ से सैनिक जो है लड़ाई लड़ रहे थे। और पूर्वी मोर्चे पर जो है जो रूस की सेना थी, वो काफ़ी बड़ा फासला तय करके यूरोप में घुस पड़ी थी। और लंबे फासले तय करने के बाद जो है इस मोर्चे पर बहुत सारे रूसी सैनिक मारे गए। तो सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल और भी तोड़ दिया। और 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। और आंकड़े कहते हैं कि 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। तो रूसी सेना जो है पीछे हटने लगी। और जब वो पीछे हटने लगी तो फसलों और इमारतों को भी बर्बाद कर दिया, ताकि दुश्मन की सेना वहाँ कहीं टिक न सके। अब जब फसलों और इमारतों को नष्ट कर दिया रूसी सेना ने, तो रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। अब इस हालत ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। और सिपाही भी युद्ध करते करते थक चुके थे, तंग आ गए थे, और वे भी आगे लड़ना नहीं चाहते थे। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो है, जो रूसी सम्राट था जार निकोलस द्वितीय, उसके खिलाफ बन नहीं थी। ये देखिए जो है, ये पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों को यहाँ पर दिखाया गया है। और शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया, तो जार की सत्ता, जार का शासन जो है ढह गया। अब आइए थोड़ा सा हम लोग युद्ध के प्रभावों को देखते हैं कि युद्ध से उद्योगों पर बुरा असर पड़ा। एक तो पहले रूस में उद्योग पहले से ही कम थे। अब तो बाहर से मिलने वाली जो आपूर्ति थी उद्योगों के लिए, वो भी बंद हो गई। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार हो रहे थे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी थीं। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। तो यह जो है कि युद्ध से रूस के उद्योगों पर प्रभाव पड़ा और ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। तो इस तरह से शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की भी किल्लत पैदा हो गई। और 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे हुआ करते थे। अब ये सारी परिस्थितियां जो है देखिए बनी तब जो है कि पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति की शुरुआत होती है। इस क्रांति के बाद आप इतना समझ लीजिए कि इस क्रांति के बाद रूस में राजशाही का अंत हो गया, यानी जार निकोलस द्वितीय का शासन जो है समाप्त हो गया। तो इस क्रांति के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1917 की सर्दियों में, अब देखिए युद्ध चल रहा है, सारे बुरे प्रभाव जो है युद्ध के रूस पर आपने पढ़ा। और इसी दौरान सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी और ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद जो असमानताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, उसी को ध्यान में रख करके शहर बनाया गया हो। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे और बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। तो फरवरी में
मज़दूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई, क्योंकि उस साल थोड़ी ठंड भी ज़्यादा पड़ रही थी, भीषण कोहरा था, बर्फबारी हुई थी। तो संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए जो कोशिश हो रही थी उसका विरोध कर रहे थे। अब देखिए, घटना होती है 22 फरवरी को। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। तालाबंदी यानी कि जब जो ये फैक्ट्री के मालिक होते हैं वो फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर स्थायी रूप से फैक्ट्री को बंद करने के लिए ताला लगाते हैं, तो उसे हम लोग तालाबंदी कहते हैं। तो एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अब क्या होगा, जब ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो मज़दूर तो बेरोज़गार हो जाएंगे। विषम परिस्थितियां हैं, चारों तरफ जो है कि हाहाकार मचा हुआ है, खाने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं लोगों को। तो उसका परिणाम क्या निकला कि जैसे ही तालाबंदी घोषित की गई, अगले दिन ही इस फैक्ट्री के मज़दूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मज़दूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें भी कर रही थीं, इसलिए 22 फरवरी को यानी इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम भी दिया गया। यह तिथि कैसे बदल गई ये आपको हम आगे बताएंगे। 22 फरवरी का उस समय दिन था रूस में। अब इसके बाद की घटना है कि आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई, और इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। तो जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मज़दूरों ने घेर लिया तो सरकार ने तुरंत ही कर्फ्यू लगा दिया। अब शाम तक तो मज़दूर तितर बितर हो गए कर्फ्यू के कारण से, लेकिन 2 दिन बाद 24-25 तारीख को फिर से इकट्ठा होने लगे। तो सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। अब 25 तारीख का दिन आ गया, रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, फिर से वहाँ की संसद को बर्खास्त कर दिया। और 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। फिर 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस-नहस कर दिया। और इसके बाद रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में जो मजदूर थे वो नारे लगाते हुए असंख्य संख्या में, अनगिनत संख्या में सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन जो घुड़सवार सैनिक थे वे प्रदर्शनकारी लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिए। अब जब सेना इनकार कर देगी तब क्या होगा? सेना इनकार कर दी और साथ साथ जो सैनिक गुस्साए हुए थे जिन्होंने इनकार कर दिया गोली चलाने से, उनकी एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ वो आ मिले। उसी शाम को सिपाही और मजदूर मिल करके एक सोवियत रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को कहते हैं, सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक संसद की बैठक हुआ करती थी। और यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ, क्योंकि ये सारी घटनाएं जो है पेट्रोग्राद में ही हुई थी। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल इन्हीं सोवियत का जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उन्हें सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दें। जार निकोलस ने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दिया। अब सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली और यह भी तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसले लेने की जिम्मेदारी
संविधान सभा को सौंप दी जाएगी और उसका चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार पर होगा। और तो इस क्रांति के बाद क्या हुआ, 1917 की फरवरी क्रांति के बाद राजशाही को गद्दी से हटना पड़ा, यानी राजशाही जो है समाप्त हो गई। यहाँ पर महिलाओं की थोड़ी भूमिका दी गई है। अब देखिए फरवरी क्रांति के बाद क्या बदला। फरवरी की क्रांति तो हो गई, लेकिन उसके बाद रूस में क्या क्या बदला, ये अब आप जो इसमें पढ़ेंगे। तो अंतरिम सरकार जो बनी, उस अंतरिम सरकार में सैनिक, अधिकारी, बड़े बड़े भूस्वामी और उद्योगपति लोग ही ज़्यादा प्रभावशाली थे। यानी कि जिन मजदूरों के बदौलत क्रांति हुई थी, राजशाही समाप्त हुई थी, जिन सैनिकों ने क्रांतिकारियों की मदद की और राजशाही को समाप्त करने में अपना योगदान दिया, वो अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हो पाए। सिर्फ सेना के अधिकारी, बड़े बड़े भूस्वामी और उद्योगपति ही उसमें प्रभावशाली बने रहे। तो उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे और उनका कहना था कि यदि निर्वाचन नहीं हुआ, सरकार का निर्वाचन नहीं हुआ, तो रूस में जिन उद्देश्यों को लेकर के क्रांति हुई थी वो उद्देश्य पूरे नहीं हो पाएंगे। तो जनसभा, अब परिणाम देखिए क्या निकला इसका। जनसभा करने, संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत तर्ज की जगह पर पूरे रूस में सोवियतें यानी संगठन बना लिए गए। अब फरवरी के बाद अप्रैल तक ये सब जो है वहाँ पर घटनाक्रम चला। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक पार्टी के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन, जो कि रूस के क्रांतिकारी थे, उनको 1914 से ही, चूँकि वो प्रथम विश्व युद्ध में रूस के भाग लेने का विरोध कर रहे थे, इसलिए उनको रूस से निर्वासित कर दिया गया था। तो वो जो है कि 1917 में वापस आ गए और उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। और लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी ज़मीन किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। ये तीन चीज़ें याद रखिएगा। लेनिन ने, जो कि बोल्शेविक पार्टी के नेता थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने तीन बातें कही कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीनों मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अप्रैल थीसिस, ये प्रश्न आता है बहुत तेज़ी से कि अप्रैल थीसिस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अप्रैल थीसिस जो है लेनिन के द्वारा जो तीन मांगी गई थी, उसी को कहा जाता है। अब बच्चों आइए गर्मियों में थोड़ा मजदूर आंदोलन को देखते हैं। वो और भी फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गईं। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीक़ों पर सवाल खड़े करने लगे। ट्रेड यूनियन की तादाद बढ़ने लगी, संख्या बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। तो इस तरह से जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, तो सरकार असंतोष को दबाने के लिए जो अंतरिम सरकार बनी थी, वो फिर सख्त कदम उठाने लगी और सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की जो मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिश थी, उसको रोकना चाहा और मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करना चाहा। तो जुलाई 1917 में बोल्शेविकों ने इस दमन के खिलाफ भारी प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार के दमनकारी नीति के कारण से उनको भागना पड़ा, छिपना पड़ा। गांव में जो किसान थे और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता थे,
वो भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गईं। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह से ढेर सारे बदलाव आप देखेंगे। आप यहाँ देखिए जो है कि जो इस चित्र में कि 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थक प्रदर्शनकारी जो कि लेनिन के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर सेना द्वारा गोलीबारी का ये दृश्य है। लोग जो है कि भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए और वो भागकर छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग इन सारी परिस्थितियों यानी अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच जो टकराव बढ़ता गया, वो टकराव अंत में एक दूसरी क्रांति को जन्म दिया जिसको कि अक्टूबर क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के बारे में हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी बच्चे जो है मुख्य बिंदुओं को नोट्स के तौर पर लिखें और व्हाट्सएप पर